So in this question we will be solving Corfeco. इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना ये है कि यू कैन सी एज यू कैन सी हमारे पास एक Corfeco, इट इज़ अ कंपनी जिन्होंने फाइनेंसिंग की है बाय बोथ इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेट फाइनेंसिंग, यानी शेयर्स इशू करके फाइनेंसिंग की है और डेट फाइनेंसिंग भी की है। ठीक है, दो तरह की फाइनेंसिंग होती है, वी हैव इक्विटी फाइनेंसिंग एंड वी हैव डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, देन जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो जहां हमें इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग दिया हो और हमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है वो ये है कि हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। एज यू कैन सी हेयर, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कॉर्फे को ऑन एन ऑन अ मार्केट वैल्यू बेसिस। मार्केट वैल्यू बेसिस के ऊपर हमें कॉर्फे को की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो नॉन करंट एसेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इक्विटी एंड रिजर्व्स के सेक्शन में जाएंगे। तो ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ एक हमारा लेना देना है, यानी वी वुड हैव टू डील विद ऑर्डिनरी शेयर्स। देन हमें प्रेफरेंस शेयर के साथ डीलिंग करनी पड़ेगी, देन बैंक लोन लोन नोट्स के साथ, एंड देन फाइनली बैंक लोन के साथ। तो स्क्रीन पर अगर आप देखें, मेरे पास एक एक्सेल शीट खुली है, इसके अंदर हम ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे। तो जब भी हमारे पास हमें वैक कैलकुलेट करना होता है तो हमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस सबसे पहले निकालनी होती है कि यानी हमने इक्विटी फाइनेंसिंग की है या डेट फाइनेंसिंग की है, तो हमें किस रेट पर फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग मिली है या किस रेट पर हम डिविडेंड्स दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ फाइनेंसिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, जब हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगला काम हमारा होता है वैल्यू कैलकुलेट करना, यानी कितना हमने फाइनेंसिंग किया है। और जब हमारे पास कॉस्ट और वैल्यू आ जाता है तो वैल्यू के बेसिस पर देन हम वेट निकालते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बैंक लोन है और लोन नोट्स हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ टोटल फाइनेंसिंग, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर से हमने कितनी फाइनेंसिंग की है, प्रेफरेंस से कितनी की है, देन हमारे पास बैंक लोन से हमने कितनी फाइनेंसिंग हासिल की है और लोन नोट से कितनी की है, दैट रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का आउट ऑफ टोटल कितना परसेंटेज बन रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट। तो जब हमारे पास वेट आ जाता है तो फाइनली देन हम वैक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो इफ आई राइट इट हियर, वैक इज इक्वल टू वेट टाइम्स कॉस्ट। वेट इनटू कॉस्ट हमारे पास जो होता है ये हमारे पास वैक होता है। ठीक है, यानी इंडिविजुअल्स की हम वेट इनटू कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन हम उसका यहाँ पर नीचे सबमिशन कर देंगे तो हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में जाएं वापस, तो यहाँ पर अगर हम देखें, मैं ये देख लूँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस ये हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास चार फाइनेंसिंग चार तरीके से हुई है। ऑर्डिनरी शेयर से हुई है, प्रेफरेंस से हुई है, लोन नोट से और बैंक लोन से। तो हमारे पास यानी चार कॉस्ट्स कैलकुलेट की जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम के ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स को, के पी से रिप्रेजेंट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को, के बी से रिप्रेजेंट करेंगे कॉस्ट ऑफ बैंक यानी जो इंटरेस्ट रेट जिस पे हमने बैंक से लोन लिया है, एंड देन फाइनली हम के डी फॉर लोन्स या जो रिडीमेबल हमारा स्टफ होता है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज रिडीमेबल स्टफ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें, कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, दो मॉडल्स हम यूज़ करते हैं बेसिक इसकी कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट हमारे पास होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है D1/P0 प्लस जी। ठीक है, तो इससे हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है अगर हमें उसके अकॉर्डिंगली डेटा दिया हो। और दूसरा जो मेथड है वो ये है जो इधर यूज़ होगा, दैट इज कैपम मॉडल। तो कैपम के ज़रिए भी हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 3.5% एंड द इक्विटी रिस्क प्रीमियम इज 6.8%। यानी हमें रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है या इक्विटी रिस्क प्रीमियम आप उसको कहें,
और हमारे पास बीटा दिया हुआ है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, कैपम के फॉर्मूला के अंदर प्लग इन करेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएगा। तो इसको करके देख लेते हैं। 3.5 है, 6.8 है और 1.25 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे 0.035, ये हमारे पास रिस्क फ्री रेट है, प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ गई। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दिस इज 12%। 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड इसको हम सेट कर देते हैं, तो दिस इज 12.00%। देन हम प्रेफरेंस शेयर पर जाते हैं कि प्रेफरेंस शेयर की हम देखते हैं कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो प्रेफरेंस शेयर के लिए जितने परसेंट, यानी जिस रेट पर हमने लिया वो 6% है, 6% प्रेफरेंस शेयर है, 6% को हम प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड उसकी हम जो डिविडेंड, यानी सॉरी, उसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है करंटली, उससे हम डिवाइड करते थे, यानी रेट इनटू नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। सो रेट इज 6%, हम 6% को, ये इसकी नॉमिनल वैल्यू सेकंड पैरा में लिखी है 0.75, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वील बी डिवाइडिंग इट बाय 0.64। तो इसको करते हैं जल्दी से। हमारे पास 0.06, ये हमारे पास क्या था, सॉरी, ये हमारे पास इसका रेट था ना, तो वील मल्टीप्लाई द रेट विद इट्स नॉमिनल वैल्यू। 0.75 इसकी नॉमिनल वैल्यू थी एंड देन हम इसको डिवाइड करेंगे बाय इट्स मार्केट वैल्यू 0.64। तो ये हमारे पास इसका आ गया है, ये हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई है, इसकी कॉस्ट आ गई है। इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहले बैंक लोन का केबी लिखा है ना हमने, तो इसकी हम डिटेल्स अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा है द बैंक लोन हैज़ अ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में आए कि बैंक लोन का वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है और कोई फिक्स रेट स्पेसिफाई नहीं है, तो हम ये करते हैं कि हम बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसको के डी के इक्वल कर देते हैं, यानी जो वैल्यू इस सेल के अंदर आएगी वही वैल्यू इस ऊपर वाले सेल में ऑटोमेटिकली फिल इन हो जाएगी। ठीक है, एंड देन हम के डी की तरफ अगर जाएं, के डी मीन्स redeemable debt. This 8% loan notes we are referring to as redeemable debt because they have specified it here. ये देखें, the 8% loan notes of Corpay have a nominal value of 100 per loan note and a market price of 103.5 per loan note. Annual interest has just been paid and the loan notes are redeemable in 5 years at 10% premium to the nominal value. यानी जो हमारे पास लोन नोट्स हैं इनको हम रिडीम कर सकते हैं 10% पर। तो जब भी हमारे पास रिडीमेबल मोड ऑफ फाइनेंस आए तो हम उसके लिए IRR यूज़ करते हैं। ठीक है, IRR का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जो एंटिटीज़ हैं उनको लिखते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ होती है यहाँ पर, सबसे पहले मार्केट वैल्यू लिखा जाता है, MARKET, मार्केट वैल्यू। सिंस हम इसको 6 साल के लिए होल्ड करेंगे तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट का हेडिंग डालेंगे और देन 6 साल बाद जब हम इसको रिडीम करेंगे तो हम इस चीज़ का भी यहाँ पर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंडल्ज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ईयर्स की हेडिंग डालते हैं। ठीक है, ईयर्स के बाद हमारे पास यहाँ पर कैश फ्लोज आते हैं। कैश फ्लोज के बाद हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर्स आते हैं, D.F कर देता हूँ मैं। डिस्काउंट फैक्टर के बाद हमारे पास PVs आती हैं, प्रेजेंट वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन करते हैं, फिर आगे बताता हूँ। ईयर, आज हम जिस डेट पर खड़े हैं दैट इज़ द बेस ईयर ना, तो यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। इंटरेस्ट हम कितने साल तक होल्ड करेंगे इन इस रिडीमेबल सिक्योरिटी को, इसको हम होल्ड करेंगे 1 to 5 ईयर्स तक। तो हम यहाँ पर 1 to 5 लिख देते हैं एंड देन रिडीम हम इसको एट द एंड ऑफ 5th ईयर करेंगे, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। कैश फ्लोज, आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है यहाँ पर ये लिखा जाता है, यानी -103.5
103 पॉइंट कितना था, मैं इसको देख लूँ, 103.5, ये हम यहाँ पर इसको ये लिख देंगे। अब जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमें ये देखना होगा कि ये सिक्योरिटी यानी ये जो लोन नोट्स थे इनका क्या रेट था जब हमने इनको ख़रीदा था, यानी हाउ मच परसेंटेज ऑफ दिस थिंग। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 8% लोन नोट्स है ना, 8% लोन नोट्स हैं, तो इसको हम 0.08 लिखेंगे। ठीक है, ये यानी इंटरेस्ट रेट है इसका। इस इंटरेस्ट रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी नॉमिनल वैल्यू से, एंड देन हम इसमें से अपना टैक्स का फैक्टर निकाल देंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो कंपनी ये जो टैक्स पे करती है दैट इज़ 20% ना। तो इस जो मेरे पास मैथमेटिकल वैल्यू आएगी इसमें से मैं अगर टैक्स का फैक्टर निकालूँ आउट ऑफ 100% तो मेरे पास 0.8 रह जाएगा। तो मैं ये लिखूँगा तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी इंटरेस्ट का कंपोनेंट आ जाएगा जो मैं 5 साल में यानी पे करूँगा एक्सक्लूडिंग टैक्स, क्योंकि टैक्स को मैंने यहाँ से टैक्स के फैक्टर को निकाल दिया। ठीक है, 0.08 इंटू 100 ये फुल वैल्यू थी, इस फुल वैल्यू से मैंने टैक्स के फैक्टर को निकाल दिए। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर सॉरी ये पॉज हो गया था। देन हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो ये जितने पे हम इसको रिडीम कर सकेंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर वो है। तो रिडीम का रेट हमें बताया हुआ है, रिडीमिंग रेट इज बेसिकली कितना, रिडीमिंग रेट इज 10%, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, और इसकी नॉमिनल वैल्यू है 100, यानी इस 100 को हम जब 5 साल के बाद रिडीम करेंगे, इस 100 वर्थ ऑफ सिक्योरिटी को जब हम 5 साल बाद रिडीम करेंगे इन लोन नोट्स को, तो हमारे पास इसकी कितनी वैल्यू आएगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 1.1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी नॉमिनल वैल्यू को, तो हमारे पास 110 आ जाएगा। दिस इज हाउ इट इज रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। यहाँ पर जो डिस्काउंट फैक्टर है, हम इसको जो रिडीम कर रहे हैं बेसिकली वो 10% पे कर रहे हैं ना, तो ये डिस्काउंट फैक्टर की जो कैलकुलेशन है ये इस 10% पर पहले की जाएगी। अब एक बात याद रखिएगा, बेस ईयर पर डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होता है। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ पर एनबीटी का फॉर्मूला लगाएंगे, एनबीटी के लिए इज इक्वल टू 1 माइनस, बल्कि मैं यहाँ पर ब्रैकेट से ही स्टार्ट करता हूँ, 1 माइनस, दोबारा ब्रैकेट लगाएंगे, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% है, तो मैं यहाँ पर 0.1 लिखूंगा। ठीक है, इसकी हम पावर लगाएंगे, जितने साल हम इसको होल्ड कर रहे हैं, 5 साल होल्ड कर रहे हैं तो पावर 5 लगा दें, देन डिवाइड दिस थिंग बाय 0.1। तो हमारे पास एनवीटी के फॉर्मूला से इसकी जो इंटरेस्ट है वो आ गई है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा देखूं तो दैट इज़ 1 माइनस 1.1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, और लास्टली हम इसको जब रिडीम करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 5, यानी सिंपल जो डिस्काउंट फैक्टर निकलेगा 5 साल का हम उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस विल बी कैलकुलेटेड। जब हम पीवीज निकालते हैं तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मिनट में एक चीज़ देखूं, सॉरी यहाँ एक चीज़ गलत हो गई थी, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है। तो हम पावर में बेसिकली -5 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एनवीटी का फॉर्मूला ये एडजस्टेड है, एनवीटी का असल जो फॉर्मूला है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं सेपरेटेड बाय अ माइनस साइन। तो हम जब उसको एक बेस लाइन के नीचे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो जो हमारे पास बेसिकली पावर वाला फैक्टर होता है वो नीचे होता है। तो व्हेन वी शिफ्ट दैट पावर वाला फैक्टर अपवर्ड्स तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसकी अब वैल्यू ठीक आई है। पीवीएस के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली डीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ, सॉरी डीएफ को मल्टीप्लाई, डिस्काउंट फैक्टर को कैश फ्लोस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमारे पास जो है वो पीवीज आती हैं। ठीक है, इसको जस्ट नीचे ड्रैग करना है हमें, और इसका हमें जो है ना वो सम करना है, सम ऑफ दिस स्टफ। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एनपीवी है यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हमने सारी पीवीज को सम किया हुआ है, ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो जब भी कभी ऐसा हो आईआरआर की कैलकुलेशन में ऐसा ही होता है कि एक हमारे पास बेसिकली हमें
दो इंटरेस्ट रेट्स लेने पड़ते हैं। एक इंटरेस्ट रेट पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है और एक इंटरेस्ट रेट पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। और जब उसका हम एडजस्टमेंट एक एवरेज लेते हैं तो हमारे पास जो है ना वो एक एग्रीगेट वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जिसको हम IRR कहते हैं। तो अब हम दूसरा एक डिस्काउंट फैक्टर देखेंगे DF, जिसके ऊपर हम इस नेगेटिव वैल्यू को, इस NPV की नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हमारे पास NPV की नेगेटिव वैल्यू हो और हमें उसे पॉजिटिव करना हो, यानी NPV की वैल्यू को बढ़ाना हो, तो इंटरेस्ट रेट को हमें कम करना पड़ता है। तो हम जो अगली कैलकुलेशन करेंगे वो इंटरेस्ट रेट को कम करके करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके के साथ। जिस तरह यहाँ पर 1 था बेस ईयर पे, इस यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है। देन सेम तरीका, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे, अब ये 1 प्लस 0.05 हो जाएगा, ये एनवीटी का फॉर्मूला है, ठीक है। पावर में हम इसके लिखेंगे -5, पावर में हम लिखेंगे -5। देन इस ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और इस चीज़ को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 0.05 के साथ। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और लास्टली हम रिडीम करने के लिए हम इसको सिंपली 1 पॉइंट, जिस तरह पहले किया था 1.05, इसकी पावर हम लेंगे यहाँ पर 5। यहाँ नेगेटिव नहीं लेना, यहाँ पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिस्काउंट फैक्टर आ गया एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। तो इसकी वजह से जो हमारे पास PV आएगी, जो अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यूज, वो ऑब्वियसली उसका जो सम आएगा यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी अभी। तो हम यहाँ पर जो नया डिस्काउंट फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने पुराने वाले कैश फ्लोज के साथ, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे, ड्रैग किया तो ये आया। देन इसको हम सम का फंक्शन लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इन सबको ऐड करना है ना। इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास NPV पॉजिटिव होगी, ठीक है। यानी जब इंटरेस्ट रेट हमारे पास ज़्यादा था तो NPV हमारे पास कम थी, अब इंटरेस्ट रेट कम किया तो NPV ज़्यादा आ गई। अब हम इसको IRR के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास एक एग्रीगेट वैल्यू ऑफ NPV आ जाएगा, जिसको हम KD की कैलकुलेशंस और WACC की कैलकुलेशन के अंदर देन यूज़ करेंगे। यानी इसको हम KD कहेंगे और WACC की कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि जो कम वाला इंटरेस्ट रेट होता है हम उसको लेते हैं, दिस थिंग। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, इसमें ऐड किया जाता है नया NPV डिवाइडेड बाय नया NPV माइनस पुराना NPV, ठीक है। और देन हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हायर रेट माइनस द लोअर रेट। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है IRR की, ठीक है। ये मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला टेक्स्ट मैं इस पे लगाता हूँ सेल के ऊपर। हमने कम रेट को सबसे पहले लिया, देन हमने उसमें ऐड किया एक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन क्या था, हायर NPV डिवाइडेड बाय हायर माइनस लोअर NPV, ठीक है। और देन इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो हमारे पास एक IRR की वैल्यू आ गई, एक एग्रीगेट रेट आ गया, ठीक है। जिसपे हम ये अज्यूम करेंगे कि इस रेट के ऊपर हमारा NPV 0 होगा। तो यहाँ पर KD को हम इक्वेट कर देते हैं इस सेल के बराबर। तो आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला भी इसके बराबर हो गया, ठीक है। इसकी हम थोड़ी वैल्यूज़ को कम कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ को भी 2 तक राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इसको हम परसेंटेज करते हैं, सॉरी, और इसको भी 2 तक राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पास ये KD आ गया बेसिकली। देन हमें क्या करना है, हमें ऑर्डिनरी शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की, बैंक की, और देन हमारे पास हमें KD की, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बैंक लोन की वैल्यू सबसे आसान है। बैंक लोन की वैल्यू वही होती है जो क्वेश्चन के अंदर रिपोर्ट की गई होती है। यानी अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर 5 है बैंक लोन के लिए, तो हम यहाँ पर उठाकर 5 ही लिखेंगे, ठीक है। देन हम पहले KD कर लेते हैं। KD के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद हम जो हमारा, एक सेकेंड,
अच्छा पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं, के ई को। कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स को देखते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये 15 है, ठीक है। इन 15 की नॉमिनल वैल्यू है 1, ठीक हो गया। और इसका जो हमारे पास इस वक्त मार्केट वैल्यू चल रहा है, दिस मार्केट वैल्यू इज 6.1। तो 6.1 इंटू जो हमारे पास 15 है, तो इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 6.1, ये इसकी पर शेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 के साथ, तो मेरे पास 91.5 आ जाएगा, ठीक है। देन हम प्रेफरेंस शेयर को देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर की जो हमारे पास रिपोर्टिंग फिगर है दैट इज 6 मिलियन, मिलियंस में ना 6 है ये, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल वैल्यू है 0.75 और उसकी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 0.64। तो हम इसमें ये करेंगे कि मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0.64 इनटू, ब्रैकेट हम खोलेंगे, हम देखेंगे कि इसका 6 मिलियन था, ठीक है। इसका रिपोर्टिंग वैल्यू है 6 मिलियन, और 6 मिलियन तो हमारे पास टोटल है ना, और नॉमिनल वैल्यू हमारे पास थी 0.75, तो इसको हम 0.75 से डिवाइड करेंगे। तो ये ब्रैकेट का जो एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट करेगा देन आवर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये प्रेफरेंस शेयर जब इसकी नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देन हमारे पास देन हमारे पास जो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट जो हम होल्ड कर रहे हैं, देखो हम 0.75 पे होल्ड कर रहे थे, इसको हमने 0.64 यानी मार्केट वैल्यू की टर्म्स पर निकाला कि हमारे पास कितनी वैल्यू के ऑर्डिनरी शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 5.14। अब केडी सिर्फ एक चीज़ रहेगी, केडी, ठीक है। तो केडी को करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इज दैट, हम इज इक्वल टू 100 में से ये ऊपर वाले तीनों माइनस कर देंगे, दिस थिंग माइनस दिस थिंग माइनस दिस थिंग, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है कि हमारे पास सिंस जो 8% पे हमने लिया था ना, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 103.5 डिवाइडेड बाय 10, तो उससे भी हमारे पास यही आंसर आएगा। सॉरी कुछ गलत हो गया। अच्छा ये वैल्यू है, सॉरी ये वेट नहीं है, ये वैल्यू है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव आ रहा है। इसको मैं एक सेकंड देख लूँ कि ये क्या सीन था। कन्वीनियंस हो गई थी, मैंने वो वेट समझ के इसको 100 से माइनस करा दिया था। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले इसकी भी हम वैल्यू देखेंगे कि कितनी है, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास रिपोर्टिंग वैल्यू है दैट इज ऑल्सो, लोन नोट्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लोन नोट्स की वैल्यू है हमारे पास 8 ना। तो इस 8 को हम उस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे जिस वैल्यू पे हमने ये लिए थे, यानी हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे और इसकी जो इस वक्त मार्केट में वैल्यू चल रही है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मार्केट में इस वक्त क्या वैल्यू चल रही है इसकी, 103.5, तो ये हमारे पास 8.28 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर वेट कैलकुलेट करते हैं। तो वेट के लिए सिंपल है, वेट के लिए सबसे पहले हमें इन सब का सम करना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू सम, यानी ये टोटल वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग हमारी आ गई इन टर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, इज इक्वल टू दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ठीक है। सॉरी इसको मैं फिक्स कर रहा था, ठीक है। देन हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ तक, ठीक हो गया। देन हमने ये करना है कि वैक निकालने के लिए हमें वेट को मल्टीप्लाई कराना होगा इसकी कॉस्ट के साथ। तो ये वेट है हमारे पास, ये उसकी कॉस्ट है, हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ गया। इसको नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ तक और इन सब को सम कर देंगे।
ठीक है, 11.21 आ रही है वैक की वैल्यू। ठीक है, आई होप सो कि इसकी वैल्यू यही हो, इसका आंसर यही हो। 11.22 इसका वैल्यू, इसका आंसर बुक के अंदर भी यही था। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या, सबसे पहले कैपम से के ई निकाला, देन हमने केपी निकाला सिंपल तरीके से, देन हमने बैंक का हमने कहा कि सिंस इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड वेरिएबल है तो हम इसको के डी के इक्वल रखते हैं। ठीक है, कैश फ्लोज में सब, इसके बाद हमने आई आर आर निकाला, तो आई आर आर में हमने कैश फ्लोज सबसे पहले कैलकुलेट किए। इंटरेस्ट हमें जो आएगा ये हमने कैसे निकाला, ये यहाँ पर हमने जो जितने पे हमने लिया था उसका टोटल जो इंटरेस्ट बनता था 5 साल का वो मल्टीप्लाई बाय उसमें से हमने टैक्स का फैक्टर निकाला तो वो था। ठीक है, देन यहाँ पर हमने अगर हम रिडीम करेंगे 100 को, और सिंस हमारे पास रिडेम्पशन रेट 10% था, ठीक है, तो हमने सिंपली उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपनी नॉमिनल वैल्यू को। ठीक है, देन डीएफ हमने निकाला, तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास डीएफ की वैल्यू हमेशा 1 होती है, डिस्काउंट फैक्टर। यहाँ पर हमने एनबीटी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ हमने सिंपल जो हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 साल के लिए वो निकाला हमने। ठीक है, देन यहाँ पर पीवीएस के लिए डीएफ को सबसे पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, कैश फ्लो से। ठीक है, फिर इसका हमने सम किया तो सम नेगेटिव आया। फिर हमने कहा कि सिंस हायर इंटरेस्ट रेट पर नेगेटिव आ रहा है तो हमें इंटरेस्ट रेट लोअर करना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। फिर हमने इंटरेस्ट रेट को कम करके डिस्काउंट फैक्टर्स निकाले। ठीक है, फिर इन डिस्काउंट फैक्टर्स को प्रीवियसली कैलकुलेटेड कैश फ्लो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पीवीज आ गए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये सेल के अंदर लिखा हुआ आगे। ठीक है, इससे हमने ये निकाला आईआरआर का रेट, फिर आईआरआर के रेट को केबी के इक्वल किया, फिर हमने यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर की, फिर ये हमारे पास बैंक लोन की, और देन हमारे पास लोन नोट्स की। ठीक है, देन हमने इसकी टोटल वेटेजेस कैलकुलेट की आउट ऑफ दिस टोटल वैल्यू ना, ये हमारे पास टोटल वैल्यू थी, इस टोटल वैल्यू के हिसाब से हमने इसकी वेटेजेस कैलकुलेट की। जब हमने इसकी वेटेजेस कैलकुलेट कर ली तो सिंपली वेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट से, और देन वेट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद हर फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का हमने अलग अलग कैलकुलेट किया, हर का रिस्पेक्टिव वेट मल्टीप्लाई बाय हर एक का रिस्पेक्टिव कॉस्ट। ठीक है, देन हमने सबको सम अप किया तो 11.22 हमारे पास वैक की वैल्यू आ गई। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। इसको मैं येलो हाईलाइट कर देता हूँ। तो आई होप सो ये समझ आ गई होगी आपको, बिल्कुल इजी करके बताया। पहले कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट के अंदर जो हमें टाइम लगेगा वो आईआरआर के अंदर लगेगा। ठीक है, आईआरआर के बाद हम वैल्यू निकालेंगे सीधी प्रेफरेंस शेयर की, सिंस हमारे पास जो बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्टेड फिगर्स होती हैं वो नॉमिनल उसकी होती हैं। ठीक है, हम जो करेंगे कैलकुलेट वो उसको मार्केट वैल्यूज़ पे करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, हमने बस जो नॉमिनल वैल्यूज़ पे रिपोर्टेड डाटा था उसको हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से रीफ्रेज किया है, हमने रीराइट किया है। ठीक है, देन टोटल सम अप करके हमने वेटेजेस कैलकुलेट किए हैं, और एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड कॉस्ट इंडिविजुअल कैलकुलेट किया, उस सारे को सम अप किया तो हमारे पास वैक आ गई। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया। दिस इज़ वेरी